हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। सो जैसा कि हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी का, जिसमें इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। आफ्टर दैट स्कोप एंड ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आज की क्लास में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से प्रीवियस 2 क्लासेस अगर आपने किए होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा साइकोलॉजी क्या होता है। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने को हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने के जो भी मेथड्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसे सिंपल वे में हम कह सकते हैं मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। बिहेवियर की स्टडी करने के मेथड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बिहेवियर की स्टडी करने के लिए जो भी टूल्स या प्रोसीजर्स हम यूज कर रहे हैं, जो भी तरीके अपना रहे हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उन्हें ही मेथड्स कहा जा रहा है। सो साइकोलॉजी इज टर्म्ड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी को साइकोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ स्पेशल टूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं दैट हेल्प्स अस इन गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट सब्जेक्ट मैटर और द एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट बिहेवियर। बिहेवियर के बारे में जो भी सब्जेक्ट मैटर या फिर एसेंशियल फैक्ट्स इकट्ठा करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी स्पेशल टूल्स और प्रोसीजर्स हमें हेल्प करते हैं, ये स्पेशल टूल्स और प्रोसीजर्स ही क्या कहे जाते हैं? मेथड्स। दीज प्रोसीजर्स आर टर्म्ड एज मेथड। सो मेथड क्या हो गए? जो भी स्पेशल टूल्स और प्रोसीजर्स हमें हेल्प कर रहे हैं बिहेवियर के बारे में स्टडी करने के लिए, उन्हें हम मेथड कहेंगे। विच आर यूज टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने में जो भी टूल्स और प्रोसीजर्स यूज हो रहे हैं उन्हें हम मेथड कहेंगे। सो मेथड ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पर टोटल 6 मेथड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। 1 बाय 1 हम देखेंगे सभी मेथड के बारे में डिटेल में। फर्स्ट मेथड है इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन जिसे हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड सेकेंड है। थर्ड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। फोर्थ है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड, सर्वे मेथड एंड जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। टोटल 6 मेथड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1। आज की क्लास में हम देखेंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड एंड ऑब्जर्वेशनल मेथड। स्टार्ट करते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड से। जो भी मेथड हम पढ़ेंगे उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। किस तरह से ये मेथड, इस मेथड में क्या होता है, किस तरह से यूज करते हैं, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं सभी मेथड के। सो फर्स्ट मेथड है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। सेल्फ ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल रहा होगा सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या होता है। मीन्स सेल्फ मतलब खुद को ऑब्जर्व करने वाला मेथड है ये। इंट्रोस्पेक्शन, यहाँ पर इंट्रो का मतलब सेल्फ से होता है, इंस्पेक्शन का मतलब सभी को पता है इंस्पेक्शन करना, यानी कि लुकिंग विद इन। इंट्रो मीन्स विद इन, मीन्स सेल्फ के अंदर देखना। जैसे आप कभी बातचीत के दौरान, जैसे किसी में बहस होती है अगर, तो लोग एक दूसरे को कहते हैं पहले खुद के अंदर देखो। मीन्स यहाँ पर इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्शन से मतलब यही होता है खुद के अंदर देखना, यानी लुकिंग विद इन वन सेल्फ। तो यहाँ पर इसका मतलब सिंपली यही हुआ, इट इज़ द मेथड वेयर एन इंडिविजुअल इज लुकिंग विद इन वन सेल्फ। अपने अंदर इंडिविजुअल खुद को देखता है, खुद के अंदर देखता है। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब यही होता है। दिस इज प्रपोज्ड बाय E.B. टिटचेनर। E.B. टिटचेनर के द्वारा यह मेथड दिया गया था, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पुराना मेथड है। इसका मतलब होता है टू लुक विद इन, मीन्स अपने अंदर देखना। हियर द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व हिज ओन बिहेवियर। यहाँ पर सब्जेक्ट को कहा जाता है कि वह सिस्टमेटिकली अपने अंदर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करे एंड रिपोर्ट द सेम, और सेम हमें रिपोर्ट करे, सेम हमें बताए। यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि पेशेंट, जिस भी पेशेंट का बिहेवियर हमें स्टडी करना होता है उसे हम कहेंगे कि आप अपने बिहेवियर को खुद से ऑब्जर्व करिए और आप जैसा भी आपकी फीलिंग है, जैसा भी आप सोच रहे हैं, जैसा भी आप महसूस कर रहे हैं, वो सेम चीज़ें हमें बताएं। दिस इज़ लेटर एनालाइज टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, जो कि बाद में हम एनालाइज करेंगे बिहेवियर की स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पर यह ऑब्जर्वर जो है, यानी कि जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, जो भी बिहेवियर की स्टडी कर रहा है, वो खुद से ऑब्जर्व नहीं करेगा। वो सिंपली जिस भी पेशेंट की उसको बिहेवियर की स्टडी करनी होती है, जिस भी सब्जेक्ट की करनी होती है, यहाँ पर सब्जेक्ट पेशेंट को बोल रहे हैं। जो भी पेशेंट है उसे सिंपली कहेंगे कि आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं, जैसा भी आपको फील हो रहा है, आप अपने अंदर सोचिए, अच्छे से सोच के ऑब्जर्व करके हमें बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जैसा भी वो
पेशेंट या फिर सब्जेक्ट हमें बताएगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी एनालिसिस करेंगे और बिहेवियर की स्टडी करने के लिए जो कि हमें हेल्प करेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पर्सन की फीलिंग होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, इनर फीलिंग होती है, वो हम बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेशेंट जो है वो अपने अंदर की फीलिंग को, अपने अंदर के एक्सपीरियंसेस को अच्छे से ऑब्जर्व करके हमें बताएगा। तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक पेशेंट है, उसे पेन हो रहा है, तो उसके पेन को वो खुद से अच्छे से बता पाएगा इन कंपेयर टू अ नर्स। नर्स अच्छे से बेटर फाइंड आउट नहीं कर पाएगी इन कंपेयर टू अ पेशेंट, क्योंकि पेशेंट अपने अंदर के पेन को, जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं, वो अच्छे से बता पाएगा इन कंपेयर टू अ नर्स। तो अ नर्स कैन नॉट बेटर फाइंड आउट द इनर पेन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के इनर पेन को एक नर्स अच्छे से फाइंड आउट नहीं कर सकती है। पेशेंट लुक विद इन हर और हिज सेल्फ एंड रिपोर्ट हिज और हर प्रॉब्लम। पेशेंट अपने अंदर अच्छे से देखता है, ऑब्जर्व करता है और सेम जो प्रॉब्लम उसको रहती है वो रिपोर्ट करता है, बताता है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। या फिर यहाँ से समझ सकते हैं, अगर कोई पेशेंट है, उसका ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन के बाद वो कैसा फील कर रहा है, उसे कैसा, कहाँ पेन हो रहा है, वो कैसा फील कर रहा है, उसे कैसा लग रहा है, ये चीज़ें वो खुद से ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा इन कंपेयर टू अ नर्स। तो यहाँ पर अ पेशेंट आफ्टर एन ऑपरेशन में बी आस्क टू रिपोर्ट हाउ ही फील्स। एक पेशेंट को हम कह सकते हैं ऑपरेशन के बाद वह कैसा फील कर रहा है वो हमें बताए। द पेशेंट विल ट्राई टू लुक विद इन एंड रिकॉल वॉट हैपेंड एंड हाउ ही इज प्रेजेंटली फीलिंग। पेशेंट क्या करेगा, ट्राई करेगा, रिकॉल करेगा जो भी चीज़ें ऑपरेशन के टाइम पर हुई हैं। जैसे कि एनेस्थीसिया दिया गया, एनेस्थीसिया के बाद क्या हुआ, उसे ऑपरेशन थिएटर में एसी होता है तो ठंड लग रही थी, नहीं लग रही थी, या फिर एनेस्थीसिया के बाद उसे फीलिंग सेंसेशन कोई महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी कैसा लग रहा है, प्रेजेंट में वो कैसा फील कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो रिकॉल करेगा और जैसा भी वो फील कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो सेम उसी तरह से बताएगा। तो ये एक पेशेंट जो है, जिस पेशेंट पर हुआ रहता है, जिस पेशेंट का ऑपरेशन हुआ रहता है, वो बेटर बता पाएगा इन कंपेयर टू अ नर्स। दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प फॉर बेटर ट्रीटमेंट। ये इन्फॉर्मेशन जो पेशेंट देगा कि उसे कैसा लग रहा है, ऑपरेशन के बाद वो कैसा फील कर रहा है, पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें बेटर ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो वो देगा वो उसे बेटर ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करेगी। तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया। यहाँ पर सभी मेथड का कुछ डीमेरिट्स और कुछ मेरिट्स होते हैं, यानी कि कुछ एडवांटेजेज होंगे और डिसएडवांटेजेज होंगे। तो साथ में हम देखते हुए चलेंगे। उसके मेरिट्स के बारे में देखते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, इट इज़ द फंडामेंटल मेथड ऑफ साइकोलॉजी। ये फंडामेंटल मेथड होता है साइकोलॉजी का, बेसिक मेथड होता है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर बेस्ड अपॉन इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें जो भी ऑब्जर्वेशन होगा, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, वो इंट्रोस्पेक्शन पे बेस्ड होंगे, यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होंगे। इंट्रोस्पेक्शन गिव्स अस डायरेक्ट, इमीडिएट, सर्टेन एंड एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ आवर ओन मेंटल प्रोसेसेस। इंट्रोस्पेक्शन हमें क्या दे रहा है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मीन्स डायरेक्ट हम पेशेंट से पूछ रहे हैं उसकी फीलिंग के बारे में, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें डायरेक्ट पेशेंट के थ्रू मिल रही है, इमीडिएट मिल रही है, तुरंत पेशेंट हमें बता रहा है जिसके बिहेवियर की स्टडी करनी है। एग्जैक्ट नॉलेज हमें मिल रहा है पेशेंट के मेंटल प्रोसेस का। नेक्स्ट है, इट इनेबल्स अस टू फुली अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। ये हमें फुली अंडरस्टैंड कराता है इंडिविजुअल के बिहेवियर से। We cannot confine ourselves to mere objective and direct observation of a person we want to understand. We need to know what is going on in the mind of a person. यहाँ पर हम अपने आप को ओनली ऑब्जेक्टिव तक ही सीमित नहीं रखते हैं, बिहेवियर को ऑब्जर्व करने तक ही सीमित नहीं रखते हैं अपने आप को, बल्कि यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी पर्सन है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। इनएक्सपेंसिव एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एपरेटस और लेबोरेटरी। ये इनएक्सपेंसिव मेथड है, सस्ता मेथड है। यहाँ पे कोई भी लेबोरेटरी, कोई भी एपरेटस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी महंगी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक है इनएक्सपेंसिव मेथड है। नेक्स्ट डीमेरिट्स की बात करते हैं। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड बाय चिल्ड्रेन, एनिमल और मेंटली रिटार्ड्स पर्सन दैट बिकॉज दे कैन नॉट इंट्रोस्पेक्ट। जो भी छोटे बच्चे हैं, यानी कि जो भी चिल्ड्रेंस हैं, एनिमल्स हैं या फिर मेंटली रिटार्डेड पर्सन हैं,
जो मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली इल हैं, वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो खुद को सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड वो नहीं कर पाएंगे, सेल्फ ऑब्जर्व नहीं, खुद को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, अच्छे से बता नहीं पाएंगे वो कैसा फील कर रहे हैं। तो ये मेथड उन पे लागू नहीं होता है, ये मेथड वो नहीं कर पाएंगे। तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड का डीमेरिट होता है, क्योंकि दिस इज कैन नॉट बी यूज्ड बाय चिल्ड्रेन, एनिमल और मेंटली रिटार्ड्स। इट इज़ अ प्योरली प्राइवेट अफेयर एंड कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वर। ये प्राइवेट अफेयर होता है, इससे ऑब्जर्वर के द्वारा वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। किसी भी पेशेंट से हम पूछ रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, वो जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो उसका खुद का प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। वो जैसा फील कर रहा है वैसा वो बता रहा है, नहीं बता रहा है, सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। जो भी ऑब्जर्वर है वो वेरीफाई नहीं कर सकता है कि सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, उससे ऐसा सच में फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सही बता रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। तो ये भी इसका डिसएडवांटेजेस होता है। इंट्रोस्पेक्शन समटाइम्स इन्वॉल्व अटेंशन टू अ मेंटल प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल परसेप्शन विच इज प्रोड्यूस्ड बाई एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन में काफ़ी अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम मेंटल प्रोसेस में होता है सब्जेक्ट या फिर जिसके बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, तो उसे प्रॉपर अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही उसका अटेंशन विड्रॉ करते हैं हम, वैसे ही उसका जो मेंटल प्रोसेस है वो वैनिश आउट हो जाता है, यानी कि उससे डिस्टर्बेंस जो होती है वो भूल जाता है कि वो क्या सोच रहा था। जो भी अटेंशन वो रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पर अगर हम उसके अटेंशन को विड्रॉ कर लेते हैं या फिर किसी वजह से, आसपास की वजह से उसे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उससे उसका मेंटल प्रोसेस जो है उसमें प्रॉब्लम आती है, वैनिश आउट हो जाता है, वो भूल सकता है। दस इंट्रोस्पेक्शन मेकिंग इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से इंट्रोस्पेक्शन इम्पॉसिबल सा लगता है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस की वजह से। तो ये भी इसका डीमेरिट्स है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन वी अटेंड टू द मेंटल प्रोसेस वी विड्रॉ अटेंशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड एज सुन एज we withdraw attention from the object, the mental process vanishes, thus making introspection impossible. In many cases, the patient may not have the insight to know about their condition or language to describe them accurately. कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेशेंट है वो जैसा फील कर रहा है उसके पास वर्ड नहीं होते हैं, या फिर वो लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती कि किस तरह से वो डिस्क्राइब करे जैसा वो फील कर रहा है, तो एक्यूरेटली वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। टू साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट ऑब्जर्व द सेम मेंटल प्रोसेस, फॉर एग्जांपल फियर। दो साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर एक ही पेशेंट का ऑब्जर्व कर रहे हैं बिहेवियर, तो वो सेम मेंटल प्रोसेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। सपोज कोई पेशेंट है, एक टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा फियर में है, सपोज ऑपरेशन की वजह से फियर में है या जो भी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से फियर में है, तो उसकी वजह से वह कुछ और बिहेवियर बता रहा है, कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद दूसरा साइकोलॉजिस्ट उससे जब इन्फॉर्मेशन ले रहा है उस टाइम पर उसका फियर हट गया है और उसका मेंटल प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया है, तो सेम चीज़ें वो नहीं बता पाता है, सेम इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर दो साइकोलॉजिस्ट अगर चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सेम मेंटल प्रोसेस ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं इन सारे डीमेरिट्स को। ऑल द डिफ़िकल्टीज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कैन बी ओवरकम बाई हैबिट एंड डिसिप्लिन ऑफ माइंड। जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं इंट्रोस्पेक्शन में, उससे हम हैबिट और एक डिसिप्लिनरी माइंड से डिफ़िकल्टीज हैं इंट्रोस्पेक्शन में, उसे ओवरकम कर सकते हैं, उसे दूर किया जा सकता है प्रॉपर हैबिट बना के। एक बार करेंगे तो मिस्टेक हो सकता है, फिर उसके बाद दूसरी बार करेंगे तो कम मिस्टेक आएगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस से भी ये चीज़ें कम की जा सकती हैं। इट रिक्वायर्स द पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड मेंटल अलर्टनेस। ये यहाँ पर मेंटल अलर्टनेस से मेंटली अलर्ट होके अगर हम रिकॉल करते हैं, या फिर एब्स्ट्रैक्शन मीन्स आसपास की चीज़ों का जो डिस्टर्बेंसेस हो रहा है उसको ध्यान में न रखते हुए, आसपास की चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ हम रिकॉल करें, पर मेंटल अलर्टनेस के साथ अगर हम करें तो ये चीज़ें हम ओवरकम कर सकते हैं, इन डिफ़िकल्टीज़ को दूर कर सकते हैं। तो ये था सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसे हम नेचुरलिस्टिक मेथड भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड नेम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम बिहेवियर का पता करेंगे। ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड होता है बिहेवियर की स्टडी करने का। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड सब्जेक्टिव मेथड था, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन हम ले रहे थे, ऑब्जर्व कर रहा था, सब्जेक्ट खुद ऑब्जर्व कर रहा था।
यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मेथड है क्योंकि ये अदर इंडिविजुअल ऑब्जर्व कर रहा है बिहेवियर को. इट कंसिस्ट ऑफ परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशंस बाय अदर इंडिविजुअल. यहाँ पर इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है नेचुरल कंडीशन में अदर इंडिविजुअल के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसे बाद में एंड द इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ दिस परसीव्ड बिहेवियर बाय देम, और बाद में उस अदर इंडिविजुअल के द्वारा ही इंटरप्रिटेशन हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है. जो भी परसीव्ड बिहेवियर है, जो भी ऑब्जर्व्ड बिहेवियर है इंडिविजुअल का, वो दूसरे इंडिविजुअल के द्वारा ही इंटरप्रिटेट किया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन हो रहा है उसका, उसके बाद एनालिसिस हो रहा है, उसके बाद एक जनरलाइजेशन किया जाएगा. इन दिस मेथड द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स एंड कलेक्ट द डेटा. यहाँ पर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा और डेटा को कलेक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इन द हॉस्पिटल नर्स मेक्स एन ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, फेशियल एक्सप्रेशन, रेस्टलेसनेस एट्सेट्रा टू अंडरस्टैंड क्लिनिकल कंडीशन ऑफ अ पेशेंट. हॉस्पिटल में एक नर्स ऑब्जर्व करती है पेशेंट को, उसका टेम्परेचर ऑब्जर्व करेगी, पल्स, ब्लड प्रेशर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड रेस्टलेसनेस एट्सेट्रा क्लिनिकल कंडीशन ऑफ पेशेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड में आएगा. यहाँ पर स्टेप्स हैं कुछ ऑब्जर्वेशन मेथड के. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमने बताया ऑब्जेक्टिव मेथड होता है. यहाँ पर दूसरे इंडिविजुअल के द्वारा इंडिविजुअल का बिहेवियर ऑब्जर्व होता है, यानी कि जो भी पेशेंट है उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है. तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर होगा, बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करेंगे, नोटिंग ऑफ बिहेवियर नोट डाउन करेंगे, देन इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर जो भी बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया है उसका इंटरप्रिटेशन होगा यानी एक्सप्लेनेशन होगा, इसके बाद एनालिसिस करेंगे और लास्ट में जनरलाइजेशन होगा, मीन्स एक जनरल स्टेटमेंट तैयार करेंगे बिहेवियर के बारे में. तो ये स्टेप्स होते हैं, ये 4 स्टेप्स होते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के. बात करते हैं मेरिट्स की. ऑब्जर्वेशन मेथड का मेरिट्स यानी एडवांटेजेस क्या क्या हैं. इट इज़ इकोनॉमिकल, नेचुरल एज वेल एज फ्लेक्सिबल मेथड. ये इकोनॉमिकल मेथड होता है. इकोनॉमिकल मीन्स इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, ये सस्ता मेथड होता है. इसमें बहुत ज़्यादा लेबोरेटरी या फिर कोई भी कंडीशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सपेरिमेंट्स बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो इकोनॉमिकल मेथड है. नेचुरल कंडीशन में किया जाता है, नेचुरल मेथड है. एज वेल एज फ्लेक्सिबल मेथड है, कैन बी चेंज ईजिली, से हम ईजिली चेंज कर सकते हैं या फिर जहाँ पर हम प्रोसेस कर रहे हैं रुक सकते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ये सारी फ्लेक्सिबल में आएगा. तो ये फ्लेक्सिबल मेथड है. द डेटा विच इज स्टडीड थ्रू द ऑब्जर्वेशन कैन बी एनालाइज्ड, मेजर्ड, क्लासिफाइड एंड इंटरप्रिटेटेड. जो भी डेटा हम स्टडी करेंगे ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसे हम एनालाइज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं. इंटरप्रेट किया जा सकता है बिहेवियर की स्टडी करने के लिए. द रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड एंड रिलाइड. जो भी रिजल्ट आएगा उससे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं. रिलाइड मीन्स कैन बी ट्रस्ट बाई समबॉडी. तो यहाँ पर वेरीफाई किया जा सकता है, जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया किसी पेशेंट का बिहेवियर, उसके बाद अदर ऑब्जर्वर के द्वारा भी वो बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है कि वो सही है या नहीं, सेम बिहेवियर ऑब्जर्व होता है या नहीं, तो इसे वेरीफाई करना कहेंगे. नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड इज क्वाइट सुटेबल फॉर ऑब्जर्विंग डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक चिल्ड्रंस हैबिट्स एंड इंटरेस्ट. ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है सुटेबल होता है चिल्ड्रन के हैबिट और इंटरेस्ट को जानने के लिए, या फिर कह सकते हैं डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए सुटेबल मेथड होता है ऑब्जर्वेशन मेथड. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं. The effect of absence of a mother or father or both on the child's development can be determined properly through observing the development of such deprived child. अगर कोई चाइल्ड है, उसके मदर नहीं है या फिर फादर नहीं है या फिर दोनों नहीं हैं, तो ऐसे चिल्ड्रन के डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं कि मदर या फादर के ना रहने से चाइल्ड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसका बिहेवियर में कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं. तो वो उस तरह का बिहेवियर शो करता है. अगर मदर नहीं है या फिर फादर नहीं है, फिर दोनों नहीं हैं, तो पेरेंट्स के रहने से और ना रहने से दोनों में क्या अंतर होता है, यहाँ पर उसकी भी स्टडी हम कर पाते हैं. दोनों चाइल्ड के बिहेवियर में यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. तो जो भी डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जो भी हैबिट है और इंटरेस्ट है चिल्ड्रन का, वो ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू हम पता कर सकते हैं. सपोज कोई चाइल्ड है अलग तरीके के टॉय से खेलना पसंद करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स से खेलना पसंद करता है, या फिर कुछ चिल्ड्रन हैं उन्हें डॉक्टर सेट है
या फिर पुलिसमैन वाला रोल उनको पसंद आता है। तो इस तरह से उनके इंटरेस्ट का भी हम पता कर सकते हैं। जो भी जिस तरह के टॉय यूज कर रहा है, जिस तरह के टॉय से खेलना पसंद कर रहा है, तो उससे हम जैसे पता कर लेते हैं कि इस चाइल्ड को इसमें इंटरेस्ट है, पुलिस ड्रेस पहन रहा है या फिर पुलिस रोल उसको पसंद आता है तो आगे चल के पुलिस लाइन में जाएगा। इस तरह से हम कहते हैं कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है तो कंस्ट्रक्शन पसंद है इसको, डॉक्टर सेट से खेल रहा है तो आगे चल के डॉक्टर बनेगा। ये इस तरह से आइडिया लगाते हैं सब लोग। तो ये हैबिट और इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करके हम पता कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए काफ़ी सुटेबल होता है ऑब्जर्व करने के लिए डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को। नेक्स्ट, डीमेरिट। थ्रू ऑब्जर्वेशन इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड ऑफ द अदर्स। ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू यह इम्पॉसिबल है कि किसी के माइंड में क्या चल रहा है यह पता कर पाएँ। वी कैन नॉट ओनली ऑब्जर्व दिस थ्रू एक्सटर्नल बिहेवियर, क्योंकि हम किसी के माइंड में क्या चल रहा है उसके एक्सटर्नल बिहेवियर को देखकर नहीं पता कर सकते हैं। तो ये इम्पॉसिबल है किसी के माइंड में क्या चल रहा है यह पता कर पाना। Another serious limitation of the observation method lies in the fact that the behavior observed is dependent on a particular time and place and on the particular individual or group of individuals involved. Another serious limitation क्या है observation method का, कि ये fact है कि behavior जो भी हम observe कर रहे हैं वो particular time, place या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल ग्रुप में है या फिर अलग है, अकेले है तो वो अलग तरीके का बिहेवियर शो करेगा, ग्रुप में है तो वो अलग तरीके का बिहेवियर शो करेगा, या फिर पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम पर वह कुछ अलग तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है और कुछ टाइम के बाद हम जा रहे हैं तो कुछ अलग तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। इसी तरह से प्लेस पे भी डिपेंड करता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये डिपेंडेंट होता है पर्टिकुलर टाइम, प्लेस या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व, जितने भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं ऑब्जर्वेशन मेथड को। नॉट बीइंग एबल टू इस्टेब्लिश अ प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऑब्जर्वेशन मेथड प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है। तो ये सारे इसके डीमेरिट्स हो गए। इस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं डिफिकल्टीज को। द डिफिकल्टीज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड आर ओवरकम बाई कल्टिवेटिंग एन इम्पार्शियल एटीट्यूड ऑफ माइंड, बाई कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन एंड कॉशियस ऑब्जर्वेशन। जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं ऑब्जर्वेशन मेथड में उससे हम एक फेयर एटीट्यूड ऑफ माइंड रखकर, इम्पार्शियल मतलब फेयर एटीट्यूड ऑफ माइंड रखकर, बिना पार्शियलिटी के हम ऑब्जर्व करके कंस्ट्रक्टिव यानी कि इंटेलेक्चुअल इमेजिनेशन और कॉशियस मीन्स केयरफुली ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम दूर कर सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड में जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं यानी कि जो भी इसका डिसएडवांटेजेस हैं उसको कम किया जा सकता है इन सारे मेथड्स से। तो ये आज हमने देखे सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी के मेथड्स के बारे में, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।